ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। नया साल 2013 सभी संबलपुर जिला के वासियों को और विशेष करके मेरा जो निर्वाचन मंडली है रेड़ाखोल, उसके वासियों को मैं अपना हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूं और भगवान से, महामहिम से, अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके ज़िंदगी से दुख को दूर कर दे, उनके ज़िंदगी में समृद्धि लाए। मैं कर्नल प्रभात कुमार पंडा, सेना मेडल वीरता, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी डिफेंस सेल, पूरे व्यूअर्स को, सारे राष्ट्रवाद भारतीयों को मेरा शुभकामना और नमस्कार। 2013 नववर्ष सबको शुभ लाए, शांति लाए, सुख लाए और प्रगति की ओर हमारा भारत अग्रगति हो, ये सबको मेरा हार्दिक एक बार फिर शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संबलपुर वासी तथा उड़ीसा वासी को मेरे नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। 2012 में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुआ था। भगवान करे ये 2013 नया साल किसी के ऊपर ये सब ना हो, इसके लिए मैं माँ समलेश्वरी और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि 2013 नया साल किसी के ऊपर ये सब ना हो और सबके लिए सुखमय हो। एमडी परवेज खान, मैं उड़ीसा जिला मोर्चा यूथ सभापति संबलपुर का। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिम उड़ीसा वासी को कि ये 2012 गया उनके बहुत अच्छा गया और ये उम्मीद करता हूँ कि 2013 भी उनके लिए बहुत अच्छा हो, उनके परिवार के लिए अच्छा हो। आइए उड़ीसा जिला मोर्चा तरफ से हम अपने उनको एक बधाई दे रहे हैं, उनका 2013 बहुत अच्छा चले। संबलपुर और मेरे उड़ीसा वासियों के लिए हार्दिक अभिनंदन। मैं माता रानी से प्रार्थना कर रहा हूँ 2013 सबके लिए मंगलमय हो। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 2012 विदा हो चुका है, 2013 शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। 2012 काफ़ी गहमागहमी भरा रहा। उम्मीद है कि नए साल में महिलाओं को सम्मान और उनका हक मिलेगा, आपके विकास में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी, यानी नया साल आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। न्यूज़ लाइन में आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं उम्मीदों के बारे में जिन्हें आप हर वक्त पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। सोलह दिसंबर 2012 की स्याह रात ने एक ज़िंदगी को 13 दिनों बाद हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। न जाने उस बेगाने में ऐसा क्या था जिसके लिए राजधानी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने जहां को तो छोड़ दिया लेकिन जाते जाते लकवाग्रस्त कानून में बदलाव की नई उम्मीदें जगा गई। कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है वो, ये किसी को पता नहीं। बस पता था तो इतना कि एक अजनबी दरिंदगी की ऐसी शिकार हुई जिसके बाद
13 दिनों तक उसकी हर सांस पर डॉक्टरों का पहरा था। जहां वो आशियाना बनाना चाहती थी, वहीं उसने दम तोड़ दिया। जिंदगी तो उसकी 16 दिसंबर की रात को ही खत्म हो गई थी। बस बचा था तो तस्वीर में समाना। आखिरकार 29 दिसंबर की रात को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। उस गुमनाम चेहरे ने अपने पीछे हमारे और आपके लिए कई सवाल खड़े किए, तो साथ ही नए साल में नई उम्मीद भी जगा गई। जो इस जहां का रहा ही नहीं, उसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जिसके साथ न तो खून का रिश्ता और न ही कोई पहचान हो, उसके लिए लोग सड़कों पर कपकपाती ठंड में निकले, लाठियां भी खाई। शायद इसीलिए क्योंकि अब आप और हम ये समझ चुके हैं कि अगर सम्मान के साथ और बेखौफ होकर सड़कों पर चलना है, तो नए साल में नई उम्मीदों को जिंदा रखने की खातिर लड़ाई लड़नी होगी। गैंगरेप मामले के बाद राजनेताओं के खिलाफ जनाक्रोश इस कदर भड़का कि महिलाओं की सुरक्षा और बलात्कार जैसे संगीन जुर्म पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस ने कानून में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 30 साल तक की जेल और नपुंसकता की सजा तक का प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं, राजधानी में ऐसा पहली बार हुआ जब महिलाओं को मजबूत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाएं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के दफ्तर में हक की आवाज उठा सके। घिसट घिसट कर चलने वाले सिस्टम को बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। बस अपनी बुलंद आवाज और उम्मीद नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है। 13 दिनों तक पड़ोस से लेकर ऑफिस तक, मेट्रो से लेकर सड़क तक उसके ही चर्चे थे। उस अपरिचित का परिचय जानने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उन नई उम्मीदों को जिंदा रखने की, जिसे आप अपना हक मानते हैं। चैनल 1 न्यूज के लिए कमलाकांत की रिपोर्ट। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही संदेश है जिसके साथ गैंगरेप हुआ। 13 दिन मौत, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी, आखिरकार वो चली गई, लेकिन उम्मीद छोड़ गई है। उम्मीद कानून में बदलाव की, एक बेहतर समाज की, महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं के हक की। ये उम्मीद की जा रही थी कि पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि 2012 के आखिरी महीने में जो संघर्ष शुरू हुआ महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और रेप, बलात्कार जैसे घिनौने अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए, वो संघर्ष अंजाम तक पहुंचेगा 2013 में। इसी उम्मीद के साथ हमारे साथ कई और मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संबित पात्र, जाने माने पत्रकार और विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक साहब, और साथ ही हमारे संवाददाता बने हुए हैं जंतर मंतर पर उन लोगों के साथ जो इंसाफ की जंग में अभी भी जंतर मंतर का दामन छोड़ना नहीं चाहते, लगातार दिन रात वहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता राकेश रावत के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर इस वक्त क्या चल रहा है और लोगों को नए साल में नए कानून या कानून में बदलाव की कितनी उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें कब तक पूरी होने का आसार है। राकेश रावत। लगता है कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से राकेश रावत की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से राकेश से बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से। उषा जी, जो संघर्ष शुरू हुआ है महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए, उस संघर्ष को नए साल में कब तक अंजाम पर पहुँचता हुआ आप देखती हैं? क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि नया साल नई उम्मीदें लेकर के आया है, तो इस मामले में
सरकारें जो जागी हैं या जागने का एक क्रम चला है, हर तरफ से मांग उठ रही है कि कानून कड़े होंगे, इम्प्लीमेंटेशन तेज़ होगा, हेल्पलाइन खुल रही है महिलाओं के लिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं को लेकर सोच बदलेगी नए साल में। देखिए, जिस समय सरकार अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू करती है तो उसके साथ साथ ज्यूरी सिस्टम भी बदलना होगा जी। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत पहले आपने सुना होगा, रंगा बिल्ला केस और भी कई केसेस हुए थे जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई थी। लेकिन उसके साथ जब तक ज्यूरी सिस्टम नहीं बदला जाए, जो जजेस हैं उसके अंदर जो टाइम से आए और एकदम केस देखकर और सज़ा दे दें, तो तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, सरकार सिर्फ सोचती है, लेकिन जब कार्यान्वित करके कुछ कर दे इस जनता के लिए, जिस जनता ने उन लोगों को उस गद्दी पे बैठाया है, उस पार्लियामेंट में बैठाया है, तब हम समझें। तीसरी बात ये कि सरकार हर एक चीज़ का दोषी ठहराती है जनता को, कभी पुलिस को, कभी किसी को। तो सरकार कभी पुलिस को की वाहवाही करती है, कभी कहती है कि पुलिस ने गलत काम किया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय के अंडर में ही पुलिस आती है ना, तो गृह मंत्री के आदेश से ही जो भी आंदोलन बंद हुए, चाहे वो अन्ना हजारे के हो, रामदेव के हो या कोई हो, वो खत्म किए जाते हैं। तो सरकार है का शुतुरमुर्गी रवैया है, जो जब देखो तब अपना सिर घुसा लेता है इधर उधर दौड़ते हुए, इधर उधर लोगों पर ये करते हुए। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार जल्दी का हम जनता की बात सुनेगी। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे सड़क पर रात दिन लेटे हुए हैं, देखकर पीड़ा होती है। जो लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में रोज सोच ही रहे हैं, रोज तय ही कर रहे हैं। अभी हमें तभी विश्वास होगा जब सरकार कुछ कार्य कर दे, और विश्वास तब होता जब इस जनता के बीच जनता के चुने हुए नुमाइंदे आते और कहते हाँ, आपका दुख हमारा दुख है, इस देश का दुख हमारा दुख है, उषा जी के हम कुछ करेंगे। जनता के नुमाइंदे बीच में आकर कहते जनता के कि आपका दुख हमारा दुख है और उस पर हम काम करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार शुतुरमुर्गी रवैया अपना रही है, खतरे को भांपकर उससे लड़ने के बजाय रेत में अपना मुंह छुपा रही है। हम चलते हैं सीधे अपने संवाददाता राकेश रावत के पास, जो इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद है। राकेश, जो प्रदर्शनकारी हैं वहाँ पर क्या सोच है उनकी, क्या उनको लगता है, कितनी उम्मीद है कि आने वाले साल में उनको इंसाफ के लिए जो जंग छेड़ी गई है वो जंग जल्द ही अंजाम को पहुंचेगी? जी बिल्कुल, तो लग रहा है कि ये जंग जो है अंजाम तक जाएगी, क्योंकि वो पिछले जो 13-14 दिन हो गए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग जो है कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो अलग जगह के गई है वो लड़की, वही अलग जो है वो बनाए रखना चाहते हैं और आगे भी जो है वो चाहते हैं कि ये जंग जो है तब तक अंजाम को दी जाए जब तक कि कोई कड़े कानून ना बन जाए, दोषियों को फांसी ना बन जाए। हमारे साथ एक मौजूद है जो जिन्होंने इस गैलरी पर एक लड़की के लिए इसका कविता लिखी, मैं उनके सुनाना चाहता हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुलाटी है और कविता कुछ ऐसी ही है। संबोधन अगर हमें करती दामिनी तो क्या करती, वो इस तरह है कि ओ पापा, ओ माँ, ओ बहन, ओ भाई, अब तुम्हें लड़नी होगी मेरी लड़ाई। मैं इस लड़ाई का सिर्फ एक पड़ाव थी, ना अंत थी ना शुरुआत थी। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि दुश्मन कौन है हमारा ये साफ नहीं है। ये लड़ाई हमारे अंदर बैठे रावण, कंस और दुशासन से है। गंदगी देख के, सोच के, बोल के सड़ गए मन से है। याद रहे, जीतना हमारा इतना आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर चल पड़े हम एक साथ तो दूर कोई मंजिल नहीं है। ये देखिए यूसुफ जी, यहाँ पर जो लोग हैं, एक कविता मैं सुनाऊंगी इसके उसमें। जी, लगता है राकेश रावत की आवाज़ फिर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा से संपर्क करेंगे। और बहुत अच्छी कविता संदीप जी ने सुनाई कि ये लड़ाई जो है वो अपने अंदर छुपे हुए कंस, रावण और दुशासन से है। उषा जी, बड़ा दर्द है इस कविता के अंदर और शायद एक सच्चाई की बात भी इसके अंदर कही गई है। बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन मैं एक कविता आज की जनता के लिए कहूँगी। जी। आज अगर खामोश रहे तो कल अंधियारा छाएगा, बस्ती बस्ती आग लगेगी, हर व्यक्ति जल जाएगा। देश के चारों ओर आप देखिए कि रोज ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की गलती है कि उसने दुष्कर्मियों को, दोषियों को सज़ा नहीं देती है। दुष्कर्मियों को पहले सज़ा दी जाती थी 41%, जो कि घटकर
जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ह्यूमन राइट्स, ये सब घट के 25% जो सजा याफ्ता लोग होते हैं उनको 10% को मिलती है, बाकी सजा वाले लोग घूमते रहते हैं। और आजीवन कारावास का जो नियम है 15 साल का, उसके बाद फिर वो निकल कर इधर उधर करते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐश मौज करते हैं। आप खुद ही देखिए कि राठौर के केस में क्या हुआ, रुचिका वाले केस में जितने भी केसेस हैं सब ठंडे बस्ते में डाल दिए गए क्योंकि रसूख वाले लोग उसमें थे। तो आज जनता दग्ध है और ये आंदोलन बहुत सही है इस देश के लिए, और देश के लिए इसलिए भी सही है क्योंकि बेचारे ये पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद लोग क्या करेंगे 1.25 करोड़ जनता के लिए? कुछ नहीं करेंगे, बस जनता पर डंडे बरसाएंगे, एक्सपायर्ड डेट के जो होते हैं अश्रु गैस छोड़ेंगे। इससे ज्यादा ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कुछ करेगी। डॉक्टर साहब काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर समित पात्र जी, आपने उषा जी को सुना और सुना हमारे संवाददाता राकेश रावत ने एक दर्शक या कहे एक प्रदर्शनकारी ने अपनी कविता के जरिए अपनी बात कही। तो कितनी उम्मीद लगती है कि महिलाओं को सम्मान और उनका हक नए साल में मिल पाएगा या उसकी तरफ हम 2-4 कदम भी आगे बढ़ पाएंगे? डॉक्टर साहब देखिए, राजनीति का एक अंश होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मैं उम्मीद का दामन छोड़ दूं तो वो सही नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि जब रात सबसे अंधेरी होती है और जब आँख कुछ नहीं देख पाता है तब जानना कि एक नया सवेरा आने वाला है और सूरज जल्दी ही किरणों के साथ हमारे सामने होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हिंदुस्तान भी कायम है और हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से जनाक्रोश हुआ है एक बहुत बड़े बदलाव को हिंदुस्तान देखेगा। किंतु सबसे अहम विषय है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या 2013 उम्मीदों की एक 2013 है? क्या इसमें सब कुछ अच्छा होगा? जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तभी एक और मैं कहूँगा भगोड़ा, गोपाल कांडा, आप सभी परिचित है इस नाम से। वह बहुत ही राजकीय ढंग से, वो तो जेल में है किंतु उनके भाई बहुत ही बड़े राजकीय ढंग से ठाट बाट से उनका जन्मदिन आज ही मना रहे हैं। और जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो हरियाणा के जो श्रम मंत्री है वो कहते हैं कि जिस लड़की गीतिका ने आत्महत्या की थी गोपाल कांडा के कारण, वह लड़की तो एक नौकर थी और नौकर की क्या बिसात है जो वो मालिक के ऊपर उंगली उठा दे, उसने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, श्रम मंत्री हरियाणा के सरकार का ऐसा कहता है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद के साथ साथ हमें हकीकत के धरातल में भी जीना पड़ेगा कि इस देश में नेताओं ने संवेदनहीनता को दिखाया है। जहां श्रम मंत्री ने ऐसा कहा, वहां देश के राष्ट्रपति के पुत्र मुखर्जी जी, अभिजीत मुखर्जी कहते हैं कि डेंटेड पेंटेड वुमेन, वो महिलाएं वहां प्रदर्शन कर रही हैं जो डेंटेड और पेंटेड है। ये बहुत दुखद है। हम किसकी मनस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो कुलीन परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे स्कूल में, सबसे अच्छे कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। उसके पश्चात भी अगर उनके मन में ऐसी सोच है कि जो महिलाएं डिस्को जाती हैं या जो महिलाएं सुंदर हैं, उन महिलाओं को घर से बाहर निकलने का या कुछ भी अच्छा करने का हक नहीं है। महिलाएं केवल, मुझे माफ करिए मुझे कहना पड़ रहा है, उनके हिसाब से महिलाएं कैसी होनी चाहिए? पुरानी पिक्चर में जिस प्रकार बेचारी निरूपा रॉय फटे हाल किसी कोने में झाड़ू पोछा करते हुए दूसरों के झूठे खाते हुए पलती थी, वैसी हो तो महिलाएं ठीक हो। अगर महिलाएं ऊपर आ जाए तो इनसे देखा नहीं जाता है। हमारे कुछ नेता ऐसा है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और आशा करता हूं कि 2013 में नेता पहले उम्मीद के दामन को थामे, तभी जाके देश भी सुधरेगा। और जनता के आक्रोश को मैं सलाम करता हूं। जब चलते हैं फजल इमाम मलिक साहब के पास। फजल साहब, सुना आपने, उषा जी को भी सुना, डॉक्टर समित पात्र को भी सुना और वो जंतर मंतर से एक प्रदर्शनकारी की कविता भी सुनी, बड़ा दर्द उसके अंदर है। तो किस तरह से देखते हैं उम्मीदों के नए साल को? यूसुफ भाई, सबसे पहले तो मैं चैनल 1 और आपके तमाम दर्शकों को आज नए साल की पहली शाम है तो उनमें नया साल की मुबारकबाद। उषा जी की बात भी और डॉक्टर संपत जी की बात भी मैं बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने उन पुराने ज़ख्मों को फिर छेड़ने की कोशिश ही की है, ख़ास के
अभिजीत मुखर्जी की बात की है, तो मुझे मुख्तार अब्बास नकवी की वो टिप्पणी याद आती है जब उन्होंने लाली लिपस्टिक की बात की थी इसी तरह की महिलाओं पे। उस वक्त वो भूल गए थे कि वो शायद उस वक्त डॉक्टर साहब को ये याद नहीं रहा था कि उस वक्त भी उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि महिलाओं का अपमान और सम्मान की बात होनी चाहिए थी। विजय वर्गीय जी कृष्ण जो उनके मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका बयान भी उन्हें याद करना चाहिए था कि उन्होंने किस तरह किया। फिर मैं उन सेनाओं की बात करना चाहूँगा जिन्होंने रेस्टोरेंट में महिलाओं को मारा पीटा था। तो इस तरह की बातें आज राजनीति मेरे ख्याल से आज राजनीति न होनी चाहिए थी, क्योंकि हम नए साल में नई उम्मीदों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी कि किस पार्टी ने क्या कहा, इसलिए कि उनके दामन भी दागदार हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आप देखिए कि भाजपा के जितने लोग हैं उन्होंने किस तरह की टिप्पणियाँ की हैं। इस महिला जो मैंने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया, उन्होंने लाली लिपस्टिक की बात की थी। इनके मंत्री हैं मध्य प्रदेश विजय वर्गीय, उनकी बात तो इस तरह से कही है। तो अगर अभिजीत मुखर्जी ने किए तो जाहिर है कि एक बात पूछना है साहब से कि अगर हमारे किसी आदमी ने कुछ गलत किया तो दूसरा गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब, ये जरूरी नहीं है कि हमने गलती की तो आपको भी छूट मिल जाती है। नहीं, किसी को छूट नहीं दिखा सकते हैं। मैं डॉक्टर संपत जी, मैं किसी को छूट लेने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप दो मंत्रियों जो कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूं, आप प्रवक्ता भाजपा के हैं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं नेताओं के चरित्र की। इसमें आपको अगर आपकी थोड़ी सी ईमानदारी होती और उम्मीद भरी बातों की बात करते तो आप मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी लेते कि उन्होंने भी इस बार एक टिप्पणी की थी। उन्हें भी इस तरह की बात नहीं करनी, किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो चीज़ दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। उषा जी ने बार बार सरकारों पर बात की, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ सरकारें जिम्मेदार हैं। हमारा समाज भी आज उतना ही जिम्मेदार इस तरह की घटनाओं में, क्योंकि समाज बहरहाल लोग जो आते हैं वो समाज से आते हैं। उनकी एक बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि प्रभावशाली लोग छूट जाते हैं। यूसुफ भाई, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये बार बार इसका जिक्र होना चाहिए। कानून जो होता है वो लागू नहीं हो पा रहा है इस देश में। कानून हमारे पास बहुत सारे बने हुए, हत्या के कानून है जिसमें फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन अंततः क्या होता है, आज हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं। बोला आप कानून बना दीजिएगा, कानून प्रभावशाली। आप गोपाल कांडा का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था, ठीक किया, वो बहुत सालों बहुत दिनों तक उसको पुलिस बचाती रही, लेकिन जब एक ऐसी जगह पे आ गया कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा। तो बहुत सारी प्रभावशाली लोगों के लिए अलग कानून होता है और आम लोगों के लिए अलग कानून होता है। इस कानून को बेहतर इस्तेमाल के लिए और संसद में और राजनीति का चेहरा बहुत गंदा हो गया। यूसुफ साहब, अभी जो आपने जिक्र किया था गैर जिम्मेदाराना बयानों का, अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर के एक और बयान आया है शशि थरूर साहब जो कि राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि लड़की का असली नाम क्यों नहीं लिया जाता। शायद वो भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाए। तो क्या एक मंत्री का ऐसा बयान देना कोई किसी तरह जायज़ है? नहीं, देखिए इस तरह के पता नहीं अब शशि थरूर साहब वगैरह को क्या होता है। आजकल राजनीति का चरित्र बदल गया है और बहुत संवेदनहीन होती जा रही है राजनीति, और इस संवेदनहीनता की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। वो आम लोगों से बहुत दूर हो जाती है। और कायदे से कहा जाए तो मैं कहूँ कि न तो जनता को उन पर विश्वास खत्म होता गया है, इस बेयकीनी की कैफियत में हम सारी जी रहे हैं। 2012 एक अंधेरा था हमारे तरफ। हम 2013 में आज आए हैं, तो हम उम्मीद है कि एक बहुत सकारात्मक हम सोच लेके रखें। अब शशि थरूर जैसे लोगों, चाहे कोई भी हो, ABCD जो भी हो, राजनीति आज बहुत अलग दिशा में ले जा रही है देश को। और कई बार लगता है, बहुत डर लगता है मुझे कि जो दिशा राजनीति की जा रही है, क्या वो हम कहीं गृह युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत कई बार बेचैनी होती है, क्योंकि मेरे जैसे लोग, मैं आम आदमी, हम सड़कों पर रहते हैं, देखते हैं लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ। तो ये बहुत चिंता का भी विषय है। पता नहीं राजनीति लोग कब इस बारे में सोचेंगे कि लोगों की ज़रूरतें क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सोचना चाहते हैं। और दिक्कत यह है कि जनता को उन पर विश्वास नहीं है। और जो सांसद साहब, फजल साहब का कहना है कि राजनीति बड़ी गलत दिशा में देश को लेकर जा रही है और डर लगता है कि क्या हम गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक आपका है, प्रवक्ता हैं, कि आपको भी डर लगता है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस पूरे घटना चक्र में
आज जब भी हम इस विषय में, जो गैंग रेप का विषय है, जब भी इस विषय में बात करते हैं तो चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे एनजीओ के लोग हों, वो कहते हैं कि डोंट पॉलिटिसाइज द इशू, इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किंतु मैं एक भिन्न मत रखता हूं। मेरा मानना है कि संसद में ही कानून बन सकते हैं, सड़क पर कानून नहीं बन सकता है। और एक प्रभावी कानून बने और किस प्रकार से इस कानून को लागू किया जाए प्रभावी तरीके से, यह सरकार की राजनीतिक मनस्थिति और इच्छा शक्ति पर है। इसलिए कुछ हद तक इसे पॉजिटिव पॉलिटिकलाइजेशन, एक पॉजिटिव वे से राजनीतिकरण इस इशू का करना पड़ेगा और करना आवश्यक है। कहां कहां गलतियां हुई, किससे हुई, यह भी देखना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा मेरे पत्रकार भाई साहब ने। मेरा एक सवाल है। जी जी जी, बिल्कुल पूछिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं उसके पश्चात। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया कि कानून तो कई हैं, मगर कानून को लागू कौन करेगा। हम सब जानते हैं कानून को लागू कौन करेगा, सरकार करेगी। मेरा 3 छोटे छोटे बिंदु में रखना चाहूंगा। आप पहले देखिए, दिसंबर 16 की वो काली रात जब यह गैंगरेप हुआ, अगर कानून का पालन हुआ होता सही मायने में, तो उस बस में खिड़कियों पे टिंटेड ग्लास नहीं होते और उनमें पर्दे नहीं होते, तो यह विषय पकड़ में आ जाता। दूसरा है कि 5 बार वो बस जो है वो पिकेट्स को पास करती है, जहां पुलिस के लोग अगर खड़े होते तो वो बस से वो बच्ची बच जाती। और तीसरा विषय है, अगर सही समय पर उस बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया जाता और पुलिस सही समय पर वहां पहुंच जाती, तो ये पूरा घटना नहीं हुआ होता। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, कानून तो थे, किंतु कांग्रेस के सरकार ने या कोई भी सरकार ने उसे सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया। और बता दूं आपको, राम सिंह जो कि सबसे बड़ा गुनहगार है, वो ऑफेंडर है, 9 बार पकड़ा जा चुका है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, बावजूद लाइसेंस ना होने के साथ वो फिर भी बस चला रहा है और हम उसे चलाने दे रहे हैं। अगर कानून लागू होता तो आज वो दामिनी हमारे बीच में होती, हमसे दूर नहीं होती। जी फजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी यूसुफ भाई, मैं अपनी बात यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, संसद में बनते हैं। मैं भी, हम तमाम लोग जानते हैं कि कानून संसद में ही बनते हैं और कानून संसद में ही बनेंगे, सड़कों पे वो बन नहीं सकते। लेकिन राजनीतिक दलों को अपना भी आकलन एक बार मुझे लगता है कि करना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि और जिसका मैंने जिक्र किया था कि इम्प्लीमेंटेशन, लागू कौन करेगा कानून। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में अपराधियों के खिलाफ भी एक मुहिम अब चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों में कई ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं, जिन पर बलात्कार के भी कई चार्जेस लगे हैं पूरे देश में। मैं सिर्फ वो कई और सिर्फ किसी पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, राजनीतिक दलों के लोग हैं जो अपराध करके बैठे हुए हैं। और ये सारे राजनीतिक दल एक दूसरे उनके साथ गलबहियाँ करते हैं। उन पंचायतों में जहाँ मुखिया हैं, जो खाप पंचायतों का जिक्र बार बार आता है, वोट के लिए जिस तरह से वो लोग अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं पूरी पंचायत को, उसके खिलाफ भी राजनीतिक दलों को लामबंद होगा। और ऐसे तमाम लोगों को पहचान करके, इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें अपने पार्टी से जब तक निष्कासित नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने से, सिर्फ बयान देने से मुझे लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा। बहुत सही बात आपने कही। उषा जी क्या कहेंगी, जो अभी आपने फजल साहब ने सवाल उठाया कि जो राजनीतिक दलों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो टेंटेड हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बलात्कार तक के मामले भी चल रहे हैं, उनको अगर हम सिस्टम के अंदर रखेंगे तो उनके रहते कैसे कानून बन सकता है और कैसे कानून पर अमल हो सकता है? जी हाँ, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। 260 के करीब लोग हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ धब्बा या दाग लगा हुआ है। उन सभी को निलंबित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उनके ऊपर भी केस चलना चाहिए। कहीं न कहीं कानून इसलिए हमारा कमज़ोर हुआ है, दुष्कर्मियों को इसलिए संरक्षण इस सरकार ने दे रखा है क्योंकि ये जो सारे नेता हैं, जो 260 नेता जिनका मैं नंबर बता रही हूँ, 260 नेता हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं दुष्कर्मियों को बचाने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मामले को कमज़ोर करते हैं, फिर बाकी नीचे जजेस कमज़ोर करते हैं, तो सारा मामला ही ऐसा हो जाता है कमज़ोर करने वाला। जैसे अभी ही देखिए कि जो जज है वो पुलिस कमिश्नर का जज है जो अभी नियुक्त हुआ है जी। तो इस तरह से मामलों को कमज़ोर करके जनता को कमज़ोर किया जाता है, जनता को तानाशाही में बांधा जाता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ हमारे मौलिक अधिकार हैं बोलने के और कुछ भी प्रदर्शन करने के, चुपचाप रहकर, लेकिन उस पर भी अगर पाबंदी है तो इस लोकतंत्र को खत्म होना चाहिए। उषा जी बहुत बड़ी बात कह रही है। अभी हम चलते हैं अपने संवाददाता राकेश रावत के पास, जो कि जंतर मंतर पर लगातार मौजूद हैं। और राकेश, जरा
वहाँ का माहौल एक बार दिखाइए और बात कीजिए कुछ और लोगों से कि किस तरह की उम्मीदें लोगों को हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी अभी बात करवाना चाहता हूँ। एक जो है यहाँ के प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी क्या क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मुहिम चली है जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, जैसे अन्ना मूवमेंट में तो था, तो ये एक मुहिम जो है साल के खत्म होते होते और इसके शुरू होते होते खत्म ना हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार को इससे एक सबक लेना चाहिए। आने वाले सत्र में सरकार को बैठकर इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो बिल है जो 2005 का है उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और उसको पास करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो रेपिस्ट है उसको उम्र भर की सजा होगी। और ये चीज़ जब तक उसमें नहीं आएगी तब तक एक डर और एक खौफ नहीं आएगा। और दूसरा मेरा कहना यह है कि पॉलिटिशियंस को जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जुडिशरी रिफॉर्म्स वाले, पुलिस रिफॉर्म वाले, सेक्सोलॉजिस्ट, क्योंकि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और साइकोलॉजिस्ट, और एलिमेंट्री जो स्कूल के अंदर होता है उसमें ये वाली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 95% जो रेप के केसेस होते हैं वो घर की चार दीवारी में होते हैं, जिसमें फैमिली के लोग, पड़ोस या रिलेटिव जो है वो होते हैं। हम खाली सिटी में या कैपिटल में इस तरह की चीज़ होती है उसको बहुत दर्शाते हैं, वो ही एक न्यूज़ बन जाती है। अब जैसे क्रिकेट में सचिन जो है क्रिकेट से ऊपर बन जाता है, उसी तरह से ये जो दामनी वाला केस है ये रेप के जो मेन कॉज है उससे ऊंचा ना बन जाए। तो मेरा मानना यह है कि हमारे को दूर दराज गांव में जो हरिजनों की सोसाइटी हो गई या और रिमोट एरिया में, वहां तक जाकर, जिसके बारे में ना तो न्यूज़ बनती है ना पता चलता है, वहां तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अब जो ये लोग बता रहे हैं कि जो स्थिति अब यहाँ है वो ये अब दूर दराज इलाकों में भी पहुंचनी चाहिए। राकेश रावत से फिर एक बार संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। फिलहाल हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं अभी सभी मेहमानों के साथ और चर्चा करेंगे नए साल के नई उम्मीदों की। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है न्यूज़ लाइन में और हम चर्चा कर रहे हैं नए साल के नई उम्मीदों पर। और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उषा ठाकुर जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्र हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता राकेश रावत लगातार जंतर मंतर से बने हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी हम बात करते हैं, नए साल का आगाज़ हो चुका है, तारीख बदल चुकी है। लगभग 121 करोड़ भारतीय नए साल में नई उम्मीदों के आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। हम आपको उन उम्मीदों के बारे में बताते हैं जिन्हें हर एक आम इंसान पूरा होते हुए देखना चाहता है इस नए साल में। कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम आजाद हैं, भारत के आजाद नागरिक हैं, लेकिन असल मायनों में देश बदलाव चाहता है ताकि जो उम्मीदें हर वक्त आंखों में सपना बनकर पलती हैं वो पूरी हो सके। 40% भारतीय ऐसे हैं जो रिश्वत देने की बात कबूलते हैं। हम अंदर से बेचैन हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लोकपाल बिल को लेकर काफी हो हल्ला भी हो चुका है।
भ्रष्टाचार और लोकपाल के मुद्दे पर समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ एक समय पूरा देश खड़ा नजर भी आया। इस वक्त सभी के दिल से यही आवाज आई, जैसे भी हो भ्रष्टाचार हर हाल में खत्म होना चाहिए। सब बढ़े सब बढ़े, सड़क के किनारे इन 4 शब्दों से लिखा हुआ बोर्ड अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 25% लोग भारत में अभी भी निरक्षर हैं और शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षा ऐसी है जो कारगर है। आपकी सेवा के लिए 24 घंटे पुलिस प्रशासन चौकन्ना होने का दावा ठोकता है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर बलात्कार से लेकर हत्या तक की जाती है, लेकिन पुलिस को खबर उस वक्त लगती है जब बात मीडिया में आए या फिर कोई वारदात की खबर थाने तक पहुंचा दे, वरना अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, सब कुछ चुपचाप खामोश रहता है। उम्मीद है कि पुलिस की बर्बरता दूर हो, पुलिस के व्यवहार में सुधार आए, लोग यही चाहते हैं। आम लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी आम हो चुकी है कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। सबूतों के अभाव में अपराधियों को बार बार बचकर जाने न दिया जाए, दोषी को दंड सुनिश्चित हो, निर्दोष को तत्काल बरी किया जाए, न्यायपालिका समाज को सुरक्षित ईमानदार बनाए। लोग न्याय व्यवस्था में बदलाव देखना चाहते हैं। 35.5% जनसंख्या बिना बिजली के अंधेरे में ही रहती है। बिजली के अभाव में विकास की गाड़ी देश के कई इलाकों में पंचर पड़ी हुई है। शहर हो या फिर गांव, बिजली सभी को चाहिए ताकि उनका जीवन भी रोशन हो सके। महिलाओं की सुरक्षा भारत में बिगड़ती चली जा रही है। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर बलात्कार तक महिलाएं बहुत बुरी स्थिति में हैं। दिल्ली गैंगरेप की घटना ने फिर महिलाओं की स्थिति में बदलाव की जरूरत को उभारा है। घर हो या सड़क, महिलाओं की सुरक्षा बढ़नी ही चाहिए। साथ ही महिला आरक्षण बिल पर जोर देना चाहिए ताकि हर एक जगह महिलाओं को हक मिल सके जिसकी वो हकदार है। देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है तो इस देश के अल्पसंख्यक हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा बेहाल है। नए साल में उम्मीदें तो काफी हैं कि सिस्टम में बदलाव होगा, लोग खुशहाल होंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देखने वाली बात होगी कि नए साल में हम जो नई उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो हकीकत में कहां तक बदलता है। चैनल 1 न्यूज के लिए कमलाकांत की रिपोर्ट। तो देखा, नए साल इतनी उम्मीदों को लेकर आया है और उम्मीदें और भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि हर तरफ एक तरह कहें तो मसले ही मसले हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। आम आदमी के सामने परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है जिनको दूर करने की उम्मीद हर साल होती है और हर साल नई उम्मीदें लेकर आता है। लेकिन साल का आखिर होते होते जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं, जब हम उसका हिसाब किताब करने बैठते हैं, तो पाते हैं कि जितनी उम्मीदें थीं उन उम्मीदों में आधी उम्मीदें भी पूरी नहीं हो पाए हैं। लेकिन उम्मीद का दामन छोड़ना तो ठीक नहीं होगा और इसलिए उम्मीदों पर खरा उतरना या उम्मीदों को पूरा करते रहना, उनकी कोशिश करते रहना ही एक मात्र इलाज इसका है। अभी हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता राकेश रावत के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि राकेश, ज़रा अपने कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा नज़ारा वहाँ का दिखाएं कि किस तरह लोग रात में भी वहाँ जमे हुए हैं और ये महिला सुरक्षा के अलावा जो और बाकी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या उम्मीदें हैं वहाँ की जो प्रदर्शनकारी हैं, जनता है उनकी। जी यूसुफ जी, हमारे साथ अभी टीम अन्ना की जो मेंबर हैं इस समय सुनीता गोदरा जी मौजूद हैं। वो सेल्फ डिफेंस की उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाई है आज लड़कियों को, और भी जो कई जगह सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा दी ताकि लड़कियां अपनी जो है हिफाजत खुद कर सके। मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ खुद उनसे, वो कुछ कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से। ये सुनीता जी क्या कहेंगे? देखिए, हमने आज यहाँ पर नए साल की नई शुरुआत के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के साथ साथ हमने एक माइंड सेट को चेंज करने की बात करी है और उस माइंड सेट में हमने हम समाज के, अगर हम सोचते हैं कि हम सिविल सोसाइटी के हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम अपने लड़कों को और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे कि वो आत्म सुरक्षा कर सकें, और साथ ही साथ समाज में अगर लड़का लड़की का दर्जा बराबर हो और एक सोच जो
गंदी सोच हो गई है उसको बदलने के लिए शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान सहने की शक्ति, इस भावना के साथ हमने आज जो उनको, मैं एशियन मैराथन चैंपियन हूं और मैं आज पूरे ताइक्वांडो के पूरी दिल्ली से 8-10 एकेडमीज के इंस्ट्रक्टर्स आए थे, उनके साथ में स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया है कि सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है। और आपने देखा होगा जब वो लड़कियां बात करती हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर जो इंडिपेंडेंट फीलिंग होती है, जो सक्षमता होती है, वो बहुत जरूरी है आज की लड़कियों में। लड़कों में भी जरूरी है क्योंकि जितने रेप केसेस हो रहे हैं उसमें लड़के, जो साथ में लड़के होते हैं वो भी पिट रहे हैं, तो इसके अंदर दोनों के लिए मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम अब फिर रोज शाम को हम यहाँ होते हैं 4 से 7 बजे के करीब। मेरे सेंटर में कालका जी में फ्री क्लासेस होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर रोज अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रही हूँ और हम एसीपी ऑफिस में ज्ञापन दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक डिटरेंट पनिशमेंट नहीं होगा, देखिए जो परिस्थिति है वो कानून बदलता है, तो उसके लिए तो सरकार को काम करना होगा। और अभी जो सरकार है वो बहुत धीरे काम कर रही है। इतना धीरे काम करके ये जो युवा जो जग गया है, ये पढ़ा लिखा युवा है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सोच रहे हैं ना कि टाइम खत्म हो जाएगा तो ये भूल जाएंगे, ये उन भूलने वाले बच्चों में से नहीं है। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे हैव परसेप्शन, दे आर इंटेलिजेंट। और अब इन्होंने मन बना लिया है और बात करेंगे कुछ और वहाँ पर तो जो मौजूद प्रदर्शनकारी है उनके पास, उनसे फिर बात करेंगे। हम चलते हैं स्टूडियो, जहाँ पर हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ी हैं, इंदु सिंह, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इंदु जी, क्या उम्मीदें नए साल में है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, या महिलाओं से रिलेटेड जो कानून है उनके कानून में कड़ा होंगे, इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएंगे, और कुल मिलाकर के महिलाओं को लेकर जो समाज की सोच है वो सोच बदलेगी? क्योंकि ज़रूरत सोच बदलने की है, हर तरफ से मांग उठ रही है, तो सोच कैसे बदलेगी, ये कितनी उम्मीद है? जी, आपके चैनल पर ये चर्चा शुरू हुई है, मैं आपके लिए आभारी हूँ। और जैसा कि नया साल है और सोच बदलेगी इसलिए तो क्योंकि हम बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर ये भाव आया कि हम कहीं गलत थे, और नारी के बारे में ये अभी तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था कि उसके व्यक्तित्व को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, और उसके अंदर का जो एक स्वाभिमान है या उसके अंदर एक जो जीने का एक जो स्वच्छंदता का रूप ले चुका है उसका जीवन, वो कहीं ना कहीं दोषी भी है कि उसको आखिर किस तरीके से दिशा देनी है, इस पे चिंतन दोबारा बनाने की एक मजबूरी आन पड़ी है। और जो विभत्स मानसिकता एक सामने आई है, उसको देखते हुए लगता है कि अगर हम आत्म सुरक्षा में भी ट्रेंड हो जाएं या हमारे पास हर तरीके का ज्ञान भी महिलाओं के पास हो जाए, और उसके बावजूद पुरुषों के अंदर एक कुंठा आती ही चली जाए, या नशे की जो हमारी एक उपलब्धता है समाज में, वो हम उसको तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो शराब बंदी होनी चाहिए पूर्णतः, जिससे कि ऐसे लोग जो उसको पी के बहक जाते हैं, जो उसको ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, या जो समाज में परेशान होकर पीते हैं और समाज में जाके बाहर ऐसी लड़कियों के प्रति या बच्चियों के प्रति उनके मन में ऐसी भाव आते हैं, तो पूरा का पूरा एक खाका तैयार करना है, पूरी की पूरी सोच को हमें फिर से एस्टेब्लिश करना है कि कहाँ से खामियां शुरू हो रही है और कैसे ये ठीक होंगी। उषा जी, आप जो मुहिम चलाती हैं, इंदु जी भी आपकी उस मुहिम में शामिल है, नारी स्वाभिमान की, उस मुहिम के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि किस तरह की मुहिम है, और नए साल में उस मुहिम को आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के बीच कैसे लेके जाएंगी? देखिए, ये नारी स्वाभिमान का है, जिसमें माँ बहन की गाली आम हो गई है, मौखिक बलात्कार, तो उससे महिलाओं का क्या चरित्र या क्या रहता है किसी के सामने में कैरेक्टर, तो वो हमने शुरुआत कर दी है करने की। अभी कुछ ही दिन पहले एक नेताजी आए थे, उनके साथ एक और आया था, कुछ गाली बोली तो मैंने उसको तड़ाक से डांट दिया। तो ये हम लोगों ने डांटने का या इवन चांटा मारने का काम शुरू कर दिया हमारी सभी महिलाओं ने। दूसरा, हम शराब के ठेके बंद कराएंगे, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो घरेलू हिंसा के जितने भी मामले आते हैं, पति शराब पी के पत्नी को बुरी तरह पीटता है, वो ये नहीं देखता कि वहां उसका 2 अबोध बच्चा है, तो वो क्या सीखेगा बच्चा? वही सीखेगा जो पिता करेगा, उसके अबोध मस्तिष्क पे तो वही प्रभाव जाएगा। तो ये शराब के ठेके हर एक स्कूल्स के पास है, जैसे समरविले, कई कॉलेजेस के पास है, और ये सरकार द्वारा दिए गए ठेके हैं, तो सरकार ही इस काम को बढ़ा रही है, तो उसका हम विरोध करते हैं। शराब और गालियां, पहले हम इन बातों को खत्म करें, उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे। जी,
डॉक्टर साहब, आपने सुना उषा ठाकुर जी कहती है कि साहब जो माँ बहन की गालियाँ समाज में दी जाती हैं वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए और इसकी शुरुआत परिवार से हो सकती है। और चूँकि समाज में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उषा जी ने बहुत सही कहा, बिल्कुल सच्चाई को हमारे सामने रखा, यही हो रहा है आज। मगर मैं एक बहुत दूसरे पहलू को आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, यह जो गैंग रेप का विषय पूरा रहा और जिस प्रकार से जनता सड़कों पर उतरी और जिस प्रकार से सभी चैनल ने, केवल हिंदुस्तान के ही नहीं विदेशी चैनलों ने भी इस विषय को आगे रखा, इससे दो अच्छी बातें तो हुई। एक यह हुआ कि जनता को अपने असली अधिकार के विषय में पता चला कि लोकतंत्र में उसका स्थान सर्वोच्च है, आज वो जनता जान चुकी है। दूसरा, सरकार आज सहमी हुई है। ये दो अच्छे विषय हुआ। मगर इसमें एक दुखद परिणाम भी निकल के आया है और दुखद परिणाम यह है कि पूरे विश्व में एक संदेश यह गया कि हिंदुस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है जहां नारी के लिए कोई सम्मान नहीं है। हाँ। और बहुत गंदा देश है। बहुत गंदा। बन की मून जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, कल उन्हें फोन करना पड़ा हिंदुस्तान और कहना पड़ा कि आप नारियों के बारे में कुछ चिंता करो। हाँ। अमेरिका और यूरोप के सबसे बड़े बड़े अखबारों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो मन सो लिखा। मुझे इसकी बहुत पीड़ा होती है क्योंकि हिंदुस्तान वह देश है जहां हम कहते हैं त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, तुम दुर्गा हो, तुम माँ हो और तुम ही दसों दिशाओं को पहरा देती हो, तुम ही हिंदुस्तान को बनाने वाली हो। उस देश में मुझे लगता है हमें पश्चिम से ज्यादा अपनी ही जड़ के ओर जाने की आवश्यकता है। जो हमारे देश ने सिखाया है सदियों से, हमें उसे मजबूती से पकड़कर माँ को समझने की आवश्यकता है। अगर माँ शब्द, हिंदुस्तान ने ही माँ शब्द को दिया है, जिसे मदर कहते हैं आज हम पाश्चात्य देशों में, उसकी जननी हिंदुस्तान है। माँ का मायने किसी ने सिखाया है तो हिंदुस्तान ने सिखाया है। पीड़ा होती है जब विदेशी हमें कहते हैं कि नारी का सम्मान यह देश नहीं जानता, पीड़ा होती है। फजल साहब, जो बात कही डॉक्टर साहब ने अभी कि इस पर शर्मिंदगी होती है कि पूरे देश में भारत की जो छवि बनी है कि नारी का सम्मान नहीं है, और वाकई हैरत की बात है कि जहां नारी को इतने अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, उसके नाम पे व्रत रखे जाते हैं, वहां दुर्दशा है तो है। तमाम आंकड़े गवाह है कि किस तरह से लगातार बलात्कार के केस, गैंगरेप के केस, बच्चियों के साथ बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शर्म की बात तो है। तो हालात, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? नहीं, ये डॉक्टर साहब पार्टी लाइन पर बातचीत कर देते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कई बार। मैं बिल्कुल पार्टी, मैंने संस्कृति के लाइन पे बातचीत की, मैंने दुर्गा को याद किया यहाँ पे, और दुर्गा किसी पार्टी की नहीं है, दुर्गा हिंदुस्तान की है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी विश्व के अगर दूसरे देश हिंदुस्तान में औरतों की चिंता करते हैं तो विश्व के दूसरे देशों को यहाँ औरतों की स्थिति क्या है, हम में से किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिक्कत यह है यूसुफ भाई, सबसे बड़ी चीज़ मैं उनकी बात से हम कि ये देश जो है, हम लोग एक संस्कारहीन समाज बना रहे हैं। जिस समाज को हम बना रहे हैं वो संस्कारहीन होता जा रहा है धीरे धीरे। आप अपने घर में हम बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, किताबें हमसे छूटती जा रही हैं और टेलीविज़न जो हमारे घरों में, हमारे बेडरूम में दाखिल होता जा रहा है, इससे हमारा समाज जो है वो संस्कारहीन होता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने इसकी तरफ इशारा किया और उषा जी ने। हमें अपने घरों में, दरअसल दूसरी दिक्कत ये हुई कि हमारा समाज बहुत एकांगी होता जा रहा है। हम पहले घरों में जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, वहाँ घर में बड़े बूढ़ों का अंकुश होता था, वो बच्चों पर भी निगाह रखते थे और अब उनके अभिभावकों पर भी निगाह रखते थे। आज ये बात ख़त्म हो गई है हमारे यहाँ। आप जानते हैं, आप एक समाज भी ऐसा था कि आप अगर, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में अगर कोई मैं कुछ गलत करता था तो कोई भी व्यक्ति मेरा कान पकड़कर उमेट सकता था। आज ये हालत ख़त्म हो गई है। आज जो है उस बच्चे का अभिभावक ही, जिसको जो गलती करता है वो खड़ा हो जाता है उसके पक्ष में कि तुमने क्यों इसे पीटा, तुमने क्यों इसका कान पकड़ा। तो जो समाज जो है वो एक दूसरी तरफ चला जा रहा है। उसमें एक टेलीविज़न चैनलों और जो आप इमोशनल अत्याचार में माएँ लेके जा रही हैं बेटियों को ऑडिशन के लिए, आप आइटम गर्ल्स बनने के लिए, और कई चैनलों पे आप चीयर्स गर्ल्स बनने के लिए ऑडिशन होते हैं और उसमें लड़कियां जा रही हैं और माएँ लेके जा रही हैं। तो आप जो समाज बना रहे हैं, जो संस्कारहीन समाज बना रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यूसुफ भाई कह रहा हूं, चूँकि हम लोग नाउमीद होने वालों में नहीं है। मुझे एक बहुत निदा फाजली की एक पंक्ति याद आ रही है कि घर से मस्जिद बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए।
तो आज चूँकि नए साल पे हम नए साल की पहली शाम में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कोशिश हम तमाम लोगों को होनी चाहिए कि तमाम लोगों के, तमाम राजनीतिक दलों को, समाज के एक एक लोगों को कि रोते हुए होठों को, रोते हुए आंखों को मुस्कुराहट दें, तभी ये समाज बदलेगा और तभी वो कानून भी बेहतर तरीके से लागू हो पाएगा जिसकी बार बार बात की जा रही है। जी, बहुत सही बात आपने कही कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी एक तरह से कुफ्र है। और एक बार फिर हम चलते हैं, रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहाँ हमारे संवाददाता राकेश रावत लगातार बने हुए हैं, और एक बार फिर बात करते हैं कि कितनी उम्मीदें लोगों के अंदर हैं जो वहाँ रात दिन प्रदर्शन के लिए लगे हुए हैं। रावत जी, ज़रा अपने कैमरामैन से कहिए कि वहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से लोग वहाँ रात रात भर रहकर इतनी कड़ाके की सर्दी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक थोड़ा नज़ारा दिखाइए और ये बताइए कि लोगों को नए साल में और किस किस तरह की उम्मीदें हैं बदलाव की। जी, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कैमरा पैन करे और यहाँ का नज़ारा दिखाए कि यहाँ पर लोग इस कड़ाके ठंड में भी जो है यहाँ जो स्थिति है, लोग जो है बहुत से लगे हुए हैं और यही उत्साह बिल्कुल देखने को बन रहा है उनका। और उनकी जो सोच है वो यही है कि जब तक इस लड़की के लिए न्याय नहीं है कि अलग नई जगह पाएंगे, जब तक वो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे वो उनको यहाँ दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, चाहे अभी 4 दिन 6 दिन या 10 दिन और क्यों ना लग जाए, वो लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी वो लोग खड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, मोमबत्ती हाथ में लिए हुए हैं और अपनी अलग जगाए हुए हैं। इसी अलग के जरिए जो है वो सरकार कि हम जो है हम बिल्कुल जब तक यहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेते हैं। वो हैं और ये ऐलान बार बार हो रहा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक वहाँ से वो नहीं हटेंगे, और उनके हटने का कोई इरादा भी नज़र नहीं आ रहा है और सब लोग वहाँ इसी उम्मीद के साथ बने हुए हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कानून को, जो कानून काम कर रहा है उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, और इतनी लंबी प्रक्रिया तक अगर लोगों के अंदर बैठे रहने का सब्र है, जज्बा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो साफ़ है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंदर से बदलाव चाहते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है फैजल साहब कि इतना कोहराम मचने के बाद भी देश में चारों तरफ से बलात्कार की खबरें फिर आ रही हैं, फिर छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं। तो आखिर जिनको सीख लेनी चाहिए वो दरिंदे सीख क्यों नहीं ले रहे हैं, समाज का वो हिस्सा सीख क्यों नहीं ले रहा है, और वो सीख ले इसके लिए और क्या करना होगा? देखिए, पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, बार बार आज बात दिल्ली तक आके सीमित हो जाती है, लेकिन यकीन कीजिए पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बहुत हो रही हैं। बिहार हो, बिहार की घटनाएं कहीं पता, उत्तराखंड हो, कई तरह की। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसे लागू करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया, उषा जी ने शुरू में कहा था जिस न्यायिक प्रक्रिया की बात कीजिए, मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया को जितनी जल्दी इन सब मामलों में न्याय मिलेगा, इस तरह की घटनाएं कम होंगी और ख़त्म होंगी। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती है कि गवाहों को तोड़ा जाता है, दबंगों का जो एक, चूँकि दबंग ज़्यादातर इस तरह प्रभावशाली लोग होते हैं, वो उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है, और अगर किसी तरह दर्ज हो गई तो अदालत जाते जाते गवाहों को तोड़ा जाता है, गवाहों को धमकाया जाता है, जो पीड़ित होते हैं उनके परिवार वालों को धमकाया जाता है, और फिर इतना देर हो जाती है कि सारी चीज़ें कहीं फाइलों में दब हो जाती है। और पुलिस की भूमिका इसमें इन सारे मामलों में बहुत संदिग्ध रहती है। तो जाहिर है कि जो लोग जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं में इस तरह की देरी होती है, इसलिए वो आज खुलेआम इस तरह की घटनाएं सारे शोर शराबे और हंगामे के बावजूद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और सभी दलों को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि मैंने फिर वही बात को दोहराऊंगा कि तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे तमाम लोगों को अपने यहाँ से भी निकालना होगा, अपनी पार्टियों से, और सख्ती जब तक नहीं करेंगे तो वो संदेश भी लोगों तक नहीं जाएगा, उन अपराधियों तक भी नहीं जाएगा कि अब जो है वो राजनीतिक दल इस तरह के लोगों को संरक्षण नहीं करेगी। दिक्कत यही है कि आज राजनीतिक दल इस तरह के लोगों को संरक्षण ज़्यादा दे रहे हैं। एक बार फिर गेंद आपके पाले में आई है डॉक्टर साहब के राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताई है फैजल इमाम साहब ने, और ये भी कहा है कि जब तक राजनीतिक प्रश्रय, राजनीतिक शय ऐसे लोगों को मिलती रहेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक कहा समाज के अंदर तमाम। फैजल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि आपको याद हो तो पहले ही प्रश्न में मैंने कहा था कि यह विषय गैर राजनीतिक है, यह कह के उसके पीछे छुपने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि एक
स्पष्ट और एक पॉजिटिव राजनीतिक इच्छा शक्ति झलके, यह प्रयास हर एक राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कोशिश और पहल की। पूरे के पूरे हमारे जो सदस्य रहे वो जाके राष्ट्रपति महोदय से मिले और उन्होंने एक स्पेशल सत्र, एक विशेष सत्र का डिमांड भी किया। मगर दुख होता है कि जो अभी इनकम्बेंट सरकार है, जो व्यक्ति अभी सरकार है, उस सरकार ने इस पर चिंतन नहीं की और एक विशेष सत्र को नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था। और एक दूसरा विषय मैं रखना चाहता हूं, आप अभी भी कह रहे हैं कि कड़ाके के ठंड में लोग बाहर हैं। लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। लोगों ने अपना रोष जताया, सरकार को समझना चाहिए। लोग ठंड में बाहर पड़े रहें, यह लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र बीमार हो चुका है, बदलने की आवश्यकता है। उषा जी, आपने भी ये बात कही थी, तो कैसे बदलेगा? और जो उम्मीदें जगी हैं या नए साल में हम कहें कि कुछ नई उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें कैसे पूरी हो पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जो 260 लोग दागी व्यक्तित्व के हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा जी, जिनके कारण दुष्कर्मियों और गलत लोगों को प्रश्रय इस देश में मिला हुआ है। मैं यहीं की बात दिल्ली की नहीं कर रही हूँ, बिहार में भी मैंने देखा है कई एमएलए एमपीज जो हैं वो बताते हैं कि हमने बहुत गर्व से, मुझे एक बार किसी एमएलए ने बताया बिहार के, जो अभी वर्तमान राजनीति में हैं, एमएलए हैं, कहते हैं कि हमने इतने मर्डर किए और हमको इतनी गोली लगी। तो ये क्या बहुत गर्व की बात हुई इस देश के नेता के लिए? तो ये आजकल लोगों का ये हो गया है कि 2 गनमैन पीछे लेके चलो, 2 बंदूक, कोई साधारण आदमी आए उसके ऊपर दाग दो। तो और बिहार में भी मेरा कल मुजफ्फरपुर और कई जगह से फोन आया कि यहाँ भी बहुत रेप्स हो रहे हैं बिहार में। कोई बिहार अछूता नहीं है इस विषय से जी। तो ये अभी पूरे देश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेताओं ने और जिन लोगों ने वाद में बदल दिया है देश को, प्रांतीयतावाद, जातिवाद, इसी में बदल दिया। राष्ट्रवाद की भावना से कोई वो नहीं है। जिस दिन राष्ट्रवाद आएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, उस दिन शायद देश के लोगों का मन बदल जाए। ये नहीं सोचेंगे कि ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये सिर्फ भारतवर्ष का है, एक राष्ट्र का है, एक देश का है। तब भी शायद कुछ बदलाव होगा। इसीलिए हमारा संगठन आज 25 राज्यों में काम कर रहा है। 25 राज्य तक हम लोग आ चुके हैं। हम पूरे देश को जोड़ेंगे, सब महिलाएं, और महिलाएं ही आगे आएंगी, ये भी मैं बता दूं। जी, इंदु जी, आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से बदलेगी समाज की सोच? जो आप, उषा जी ने भी बात कही कि 25 राज्यों को जोड़ दिया है, और आगे क्या? जी बिल्कुल, संवेदनहीन हो रही हमारी सरकार को। शायद बहुत देर लग रही है ये सोचने के लिए कि क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब बैठे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक सत्ता जो हमारी महिलाओं की सत्ता घरों में है, हमें वहाँ पर अपनी बात को रखने का साहस करना पड़ेगा। घर में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए और अपने संस्कारों को वहाँ पर सुधारते हुए आगे आना होगा। और उस आगे आने में सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी लेनी है। और साथ साथ जैसा कि दीदी ने कहा कि एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हमें रखनी पड़ सकती है, या हमें अपनी बात या हमारी जो एक सुरक्षा है उसके लिए जो पुरुष वर्ग है, जो आज से केवल एक कहना नहीं चाहिए कि वासना का शिकार होकर हमें देख रहा है, वहां पर हम कैसे उसको डरा सकते हैं, कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इंदु जी, क्या ये बहस को गलत मोड़ देना नहीं होगा? क्योंकि जो जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा पुरुष हैं और वो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो सबको ये कह देना नहीं, सबको नहीं कहा जा रहा। मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो हो रहा है उसके कारणों पे जाना है। वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। अभी जब ये बात आई थी कभी कि कितने बलात्कार हुए हैं, एक सेकंड, इसमें जितने बलात्कार हुए हैं अभी तक, उन बलात्कारों में जो कारण जाता है, जो खास कारण है, वो है शराब पीकर बहकना। लेकिन उसके पीछे है कि वो ऐसी कुंठाओं का शिकार व्यक्तित्व होते हैं जिसके अंदर संस्कार भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत संस्कार की बात कही थी, उषा जी ने भी कही थी, डॉक्टर साहब ने कही, सब जी। फैजल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप थोड़ा संक्षेप में कहिएगा। उषा जी और इंदु जी से बस इतना कहना चाहता हूं कि इसी देश में पूनम पांडे भी हैं जो ट्विटर पे इस तरह की तस्वीरें लगाती हैं और ये कहती हैं कि हम नंगी होकर इस देश में अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो दौड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से उन महिलाओं को उनके खिलाफ भी उसी तरह प्रदर्शन करना चाहिए। संक्षेप में जी। देखिए, जहाँ तक आप पुरुष या किसी की बात करते हैं, हम लोग सिर्फ लड़कियां ही हैं घर में, बड़ी लड़की हूँ
और शायद 15-16 साल की उम्र से मैंने घर परिवार और सबको संभाला, अकेले दौड़ी हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी की बुरी नजर या दृष्टि नहीं देखी है कभी। तो इसीलिए मैं किसी, और आज भी नोएडा या कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और मेरे साथ साथ जुड़ते हैं। आज जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? तो इसलिए मैं किसी पुरुष को दोषी नहीं मानती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द है या कोई है। जी जी जी। संस्कारों की, यूसुफ साहब, संस्कारों की बात चल रही थी तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को मैं, सामयिक विषय को मैं आपके नजर में लाना चाहूंगा। देखिए, आज जो सबसे बड़ा वर्ग जो जंतर मंतर और इंडिया गेट पे उतरा है, आप सब सहमत होंगे, युवा वर्ग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा वर्ग से कुछ कहना चाहता हूं। अभी आपको याद होगा, आज ही अखबारों में आया है कि हनी सिंह जो प्रसिद्ध गायक बने हुए हैं आजकल, उनका गाना आया है मैं बलात्कारी हूं, और उस गाने को युवा ही हिट बना रहे हैं। मेरा बहुत रेस्पेक्ट के साथ युवाओं से ये निवेदन है कि देखिए, आप बहन दामिनी के लड़ रहे हैं तो इस प्रकार के गानों का बहिष्कार करना पड़ेगा, जिसमें हनी सिंह हीरो बन जाते हैं और वो महिमा मंडित करते हैं एक रेपिस्ट का, एक बलात्कारी का। किस प्रकार से ऐसा हो सकता है? और आप देखिए, बॉलीवुड में, बॉलीवुड की दुनिया में जहां आज वो आंसू बहा रहे हैं, वहीं से एक गाना पनपता है जहां कहा जाता है मैं तंदूरी चिकन हूं, गटकाई अल्कोहल चिकन। जी, बहुत सही बात आपने कही कि बहुत सही बात आपने कही कि जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें अपने गिरबान में भी जाकर देखना चाहिए। और मुझे याद आया कि अभी तक जो आपने कहा था कि साहब, अगर कड़ाके की ठंड में लोग लगातार जंतर मंतर पे खड़े हुए तो ये लोकतंत्र की कामयाबी नहीं बल्कि एक तरह से नाकामी है। मुझे याद आया, उम्मीद पर मुझे कई विज्ञापन भी आ रहे हैं। जी जी, उम्मीद पर मुझे, जी फैजल साहब, उम्मीद पर मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर याद आया कि दिल नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस उम्मीद के साथ कि नई सुबह होगी और नई सोच आएगी, पुरानी सोच बदलेगी, उम्मीदें पूरी होंगी, इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं आज के न्यूज़लैंड में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कड़ाके की ठंड में आप जंतर मंतर से लगातार हमेशा बने रहें। तो इजाज़त दीजिए मुझे, और कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और कुछ अहम मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।